नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे बीज प्रमाणीकरण पे, जिसे हम सीड सर्टिफिकेशन भी कहते हैं। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वे हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सर्टिफिकेशन एजेंसी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है। थैंक यू सर, स्वागत जी। तो जैसे हम बात करते हैं सर सीड सर्टिफिकेशन की, तो सीड सर्टिफिकेशन क्या है और इसका क्या महत्व है आम किसान के लिए और जनमानस के लिए भी? सीड सर्टिफिकेशन जो है वो एक बीज का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है। जो बीज है, फसल उत्पादन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो अच्छा बीज जो है अच्छी फसल का जो है वादा करता है, और जो अन्य अर्धान हैं वो उनका प्रभाव भी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना देश के आत्मनिर्भर भारत कृषि लक्ष्य का पाने का एक आधार है। जो प्रमाणीकरण बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया है ये वो संदर्भित करती है कि जो बीज है जो पैदा किया जाता है उसकी आनुवंशिक शुद्धता एक निश्चित तौर पर बनाते हुए गुणवत्ता के बीज तैयार करना है। और जो उपज है, आकार है, उसका आकृति है, रंग है, स्वाद है इत्यादि जो पूर्व में निर्धारित जो मापदंड हैं उस स्तर पर जो हमारी अधिसूचित किस्में या प्रकार है उनको जो है हम जो है इसके प्रमाणीकरण के लिए जो है वो चिन्हित करते हैं। हमारे जो देश में हैं जो प्रमाणीकरण बीज प्रमाणीकरण बड़े पैमाने पर उस वक्त शुरू हुआ जब हमारा बीज अधिनियम 1966 जो है भारत में लागू हुआ। और इस जो है बीज अधिनियम के तहत बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के तहत बीज प्रमाणीकरण के लिए बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जो है अधिकृत की गई। और ये जो हमारी जो सबसे पहले जो प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया थी 1963 में, जो हमारा NSC जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है उनसे वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद 1966 में बीज अधिनियम बना और 1968 में बीज रूल जो है वो बनाए गए। जी, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है और राज्य स्तर पे भी ये किया जाता है? जी सर। जी, तो सर इसके उद्देश्य क्या है? जब हम सीड सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें सर्टिफाई क्यों करना है कोई भी बीज की हम बात करते हैं? बीज सर्टिफिकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये सुनिश्चित करना है कि जो भी किस्म या प्रकार जो हमारे बीज अधिनियम 1966 के अनुसार अधिसूचित की गई है उसको किसानों ने जो अपने जो खेतों में जो बीज तैयार करना है उसकी आनुवंशिकता जो है शुद्धता और जो भौतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो है वो प्रमाणीकरण की जो अति आवश्यक है। और उसके द्वारा प्रमाणीकरण के द्वारा हम उसकी गुणवत्ता को निश्चित करते हैं। और वो जो गुणवत्ता और अच्छी गुणवत्ता का जो बीज है उसको हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ये मेन उद्देश्य जो हमारा इसका प्रमाणीकरण का रहता है। जी, तो जैसे हम प्रमाणीकरण देखते हैं सर, हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो प्रेजेंट में अगर हम वर्तमान की बात करें तो कितने फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें ये बीज प्रमाणीकरण से आप बीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको सर्टिफाई कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में क्योंकि हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है तो सीड प्रोडक्शन का जो कार्यक्रम है वो जनरली जो हमारे इरिगेटेड जहाँ सिंचाई सुविधा होती है उस क्षेत्र में होता है। इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है सिरमौर का पोंटा का एरिया है, सोलन का नालागढ़ का क्षेत्र है, ऊना का हमारा पूरा ज़िला है, कांगड़े का हमारा जो है लगभग ये जो हमारा जैसे नूरपुर है, शाहपुर है, पालनपुर से जो बेल्ट है नीचे की वो सारा एरिया आता है। मंडी का भी हमारा क्षेत्र जो है सीड प्रोडक्शन में आता है।
जिसमें हम सीरियल जो जैसे धान है, हमारी जो है मक्की है और गेहूँ जो रबी के सीज़न में वो उगाते हैं, और जो हमारा लाहौल का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति है, वहाँ हम आलू का जो है सीड पैदा करते हैं। और जो हमारी कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन है IR का, जैसे कटाई है, उसमें जो है वेजिटेबल सब्जियों का सीड पैदा किया जाता है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी पालमपुर है और सोलन है, यहाँ भी जो है हमारा सीड प्रोडक्शन जो कार्यक्रम जो रहता है। जी, तो सर जैसे पात्रता की बात करते हैं कि जो बीज है, क्योंकि बीज तो कोई भी किसान जो है अपने खेतों में उगाता ही है, पारंपरिक तरीके से भी उगाता है, और जो आप कह रहे थे कि नोटिफाइड किस्में जो है वो भी रहती हैं, तो इसमें पात्रता क्या रहती है बीजों के लिए? किस तरह के बीज जो हैं वो सर्टिफाई किए जाते हैं? जो हमारी सर्टिफिकेशन है, प्रमाणीकरण जो करने के, उसके लिए पात्रता वही किस्म जो पात्र रहती है जो हमारी बीज अधिनियम 1966 में अधिसूचित हो। जी उसके अलावा जो है कोई भी बीज जो है हम सर्टिफाइड नहीं करते। जी। और इसके लिए जो है किसान जो है बीज जो है सर्टिफाइड बीज की पैदा करने के लिए हमारा ब्रीडर सीड जी और जो फाउंडेशन सीड जी जो है वो लेकर के ही इसको वो लगा सकते हैं। जी। तो सर किसान की जब बात आती तो आवेदन कैसे करें और कहाँ पे उसको आवेदन करना चाहिए अगर वो एक सीड प्रोडक्शन के लिए अपना जो खेत लगाना चाह रहा है? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जी किसान क्योंकि हमारे बीज पैदा करना चाहते हैं, जी पर उनको ये पता नहीं कि हमने कहाँ अप्लाई करना है। जी तो जहाँ भी हमारे बीज प्रमाणीकरण अधिकारी या सहायक हमारे ज़िलों में हैं, उनको आवेदन जो है हम जो 27 रुपये शुल्क जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क रहता है वो अप्लाई वहाँ कर सकते हैं। जी जी। कोई और भी इसके आगे फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं? जैसे एप्लीकेशन तो उसने कर दी है, तो क्या उसके बाद कोई जो आप सरकार अगर हम कहें तो वो क्या कोई अनुदान उपलब्ध कराती है किसान को उन बीजों पे कि वो बीज के लिए अपनी भूमि लगाए? जो बीज हमारा ब्रीडर सीड है या फाउंडेशन सीड है, जो विभाग हमारा कृषि विभाग है जी, वो उसमें अनुदान जो है वो बीज को अनुदान पे जो देता है। जी। तो किसान को लगभग कितना अनुदान वो प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने खेत में लगाना चाह रहा है सीड प्रोडक्शन के लिए? उसमें जो एरिया रहता है, एरिया के हिसाब से जितना एरिया उसने बीजना है उसमें जो सीड जो है 50% सब्सिडी पे जो भी रेट होता है उस पर दिया जाता है। जी। तो जैसे सर हम प्रक्रिया की बात करें अगर, क्योंकि सीड सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, तो इसमें क्या क्या रहते हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं इसके? सीड प्रोडक्शन में जो हमारी प्रक्रिया रहती है, जी सबसे पहले जैसे कि फार्मर ने हमें अप्लाई कर दिया जी कि अप्लाई किया कि मैंने सीड प्रोड्यूस करना है, जी तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो किसान है उसने जो बीज पैदा करना है जी उसके बीज का सोर्स क्या है। जी और जो किसान, कोई भी इसमें किसान जो है अप्लाई कर सकता है बीज जो पैदा करना चाहे, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जी तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि उसने बीज का सोर्स क्या है, उस सोर्स के लिए हमारे जो है बीज प्रमाणीकरण अधिकारी या सहायक जो है वो जी वहाँ उसके बीज का टैग, उसका जो है फार्मर ने जो बिल लिया होगा जी खरीद का, और जिसने बीज को बेचा है उसका बिल इत्यादि को हम वेरीफाई करते हैं। जी और बीज किस जो टाइप का है वो बीज, जी फाउंडेशन सीड है या ब्रीडर सीड है, जी तो उसको भी उसी जो टैग के माध्यम से हम वेरीफाई करते हैं। जी और उसके बाद जी उसको वेरीफाई करने के बाद जो किसान ने जो बीज है सीड प्रोडक्शन के लिए जो करना होता है, वो जो खेत है वहाँ जो फील्ड में उसको लगाता है। जी उसके बाद जो फील्ड में जो जब हम बात करते हैं तो किसान जो है वो इसमें कोई सीमा नहीं कि कितने क्षेत्र में वो बीज को पैदा करेगा, जितना उसका लगाना चाहिए जितने एरिया में लगा सकता है। जी हमारे जो उसमें एक रहती है यूनिट, हम जिसको इकाई कहते हैं जी क्षेत्र की, तो हम 10 हेक्टेयर जो एरिया में उसने सीड लगाया है तो उसको हम एक यूनिट मानते हैं। जी और दूसरी हमारी एक कंडीशन रहती है, जो बीज है, जो बीज किस्म जो है, उस बीज की जो किस्म है जी वो 50 मीटर से दूर पे नहीं होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड इंडियन मिनिमम इंडियन जो सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स है। जी और उसके बाद जो बीज बीजा है, जो रोपण किया है, वो 7 दिन का ज़्यादा उसमें गैप नहीं होना चाहिए। जी और उसके अलावा उस बीज में जहाँ बीज लगाया जाता है उसमें जो है वो कोई भी दूसरी किस्म का बीज
वो मिश्रित बीज नहीं बीजा जाता उसमें। जी तो ये जो हमारी जो कंडीशंस हैं उस क्षेत्र में जिसमें फील्ड में वो लगा रहा है। जी इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब फील्ड इंस्पेक्शन, उसके बाद हम फील्ड इंस्पेक्शन में करते हैं कि ये देखते हैं कि जो बीज इसने जो फार्मर ने लगाया है क्या इसको प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस, जिसको हम बात करते हैं जी पृथ्वीकरण जैसे जी कि दूरी मेंटेन करना जरूरी है। जी बीज को खेत से अलग अलग किस्मों का बीज की डिस्टेंस जो मेंटेन करना जो है वो कंपल्सरी है, क्योंकि उससे होता क्या है कि अगर हमारे नज़दीक उसमें लगाएंगे तो हमें उसका मिक्सचर की जो है ज़्यादा संभावना रहती है। जी इसलिए मिनिमम जैसे हमारी पैडी या हमारा धान जिसकी बात करते हैं, हम गेहूँ हैं, इसमें जो हमारी सेल्फ पोलिनेटर जिसको हम अपने आप जो सेल जी स्वपरागन जो करती हैं जी, वो उसमें 3 मीटर का हम जो है डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस जिसको हम बात करते हैं, वो जी देखते हैं कि मेंटेन किया नहीं। जी तो जो आइसोलेशन डिस्टेंस का एक फ़ायदा ये है कि एक तो वो जो वैरायटीज़ है जी वो जैसे परागण जिसको बात करते हैं, जी पोलिनेशन, जी वो नहीं होता है उसमें। जी और सेकंड जो बीमारियां हैं, वो जो बीमारी है वो भी नहीं फैलती है। जी साथ में कीड़े या दूसरा के इतनी जल्दी जो है वो नहीं होता। जी ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। जी इसके बाद हमारा जो रहता है आइसोलेशन, जब हमने देखा कि उन्होंने प्रॉपर उसमें लगाया है, जी उसके बाद हमारा फील्ड में स्टेजेस की इंडक्शन की स्टेजें रहती है। जी जैसे हम सेल्फ पोलिनेटर की बात करें जिसको हम स्वपरागृत जो है जी फसलें जो फसलें कहते हैं, जी उसमें हम ये देखते हैं कि जो जब फूल आता है उस वक्त और जब कटाई होती है जी उससे पहले हम 2 इंस्पेक्शन करते हैं। जो दूसरे संकर किस्में या दूसरी जो है ज़्यादातर यहाँ तो हिमाचल में नहीं लगती है, जी पर उसमें 3 जो है वो इंस्पेक्शंस होती हैं। जी और जब हम इंस्पेक्शन करते हैं उसमें हम ये देखते हैं क्या जो फार्मर ने जो हमारे खेत हैं उसमें प्रॉपर जो है वो आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया कि नहीं है। जी उसके अंदर जो ऑफ टाइप है, ऑफ टाइप का मतलब है जो किस्म है उसी किस्म की जो मान लो गेहूँ है, जी गेहूँ की दूसरी किस्म का पौधा वहाँ अब तो नहीं उगा है, जी तो वो ऑफ टाइप उसको हम रिकमेंड करते हैं कि उसको निकालना है, जी उसको नहीं उसमें रहने देना है। जी उसके अलावा हम जो बीज होते हैं वो उसमें नहीं होना चाहिए। जी ऐसे जो खरपतवार है वो नहीं होना चाहिए। जी कोई बीमारी जो है उस खेत में नहीं होना चाहिए, उसमें लगी नहीं होना चाहिए। उसकी अगर लगी है उसको कंट्रोल के जो है जी दवाइयाँ वो स्प्रे करनी है, जी वो चीज़ें उसमें देखते हैं। ये जो हमारी निरीक्षण में फील्ड में हम जो है जब निरीक्षण करते हैं उसमें ये देखते हैं। जी जी तो सर जैसे आपने आइसोलेशन डिस्टेंस की बात की कि पृथक्करण करके करना पड़ता है, तो जैसे अगर हमने 2 फसलें हैं, अगर विभिन्न फसलें हैं, तो क्या उसमें भी वो ज़रूरी है आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर उस फसल की 2 वैरायटीज़ के बीच में मेंटेन करना ज़रूरी है ज़्यादा? ये जो है कि जो है वो हर फसल के चाहे एक किस्म के लिए भी है, लेकिन सेकंड हमारा मैंने पहले ही बताया जी कि प्रमाणीकरण में हम दूसरी फसल जो है मिश्रित खेती नहीं करते, हमें जी। सिंगल क्रॉप चाहिए। जी उसमें हमारा जो आनुवंशिकता है, जैसे जेनेटिकली जो प्योरिटी है वो जी। कई बार जो है हमारी खत्म हो जाती है उससे, इसलिए हम उसको दूसरी फसल उसमें जी, नहीं अवॉइड करते रिकमेंड हैं। नहीं करते हैं। जी तो आइसोलेशन इसलिए जरूरी है। एक तो पहले कंडीशन हमारी ये है कि जिसको हमने सर्टिफिकेशन करना है जी उसमें एक ही फसल और उसकी भी एक ही किस्म जी वो लगी होगी, जी तभी वो सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं। जी ताकि जो बीज है वो उत्तम क्वालिटी का ही रहे और उसमें कोई वेरिएबिलिटी, जो आनुवांशिक जो आप कह रहे थे, वो वेरिएबिलिटी ना आए। जी इसीलिए कह सकते हैं। जी सर, ऐसा ही है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है जो किसान है जो उसको जो है वो उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिले, उसकी जो जेनेटिकली प्योरिटी हो, जी फिजिकल प्योरिटी रहे उसकी, जी ताकि जो बीज किसान बीजे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। जी तो इसलिए जो है ये एक बड़ा कंपल्सरी है कि आइसोलेशन जो है वो मेंटेन जो है करना बहुत ही ज़रूरी है।
जी जी। तो जैसे सर हम सॉइल देखते हैं, क्या उसमें सॉइल का भी टेस्टिंग की जाती है? क्या जब आप फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, अगर आपने कोई सीड सर्टिफाई करने हैं, तो क्या आप उसके धरती का और बाकी सब चीज़ें भी देखते हैं उसमें कि किस तरह की ज़मीन है और बाकी पैरामीटर्स भी क्या है उसके अंदर, की सिर्फ बीज की आप गुणवत्ता टेस्ट करते हैं? हम जो है जनरली बीज की गुणवत्ता तो हम जब बीज को बन हार्वेस्ट जाता करें है। उसके बाद जी हम एनालिसिस जी करते हैं। पर इससे पहले जो मिट्टी है, जी हमारा जो मेन मकसद है जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है जी सारी, वो जी उसमें फॉलो करनी है, क्योंकि हमें जी हेल्दी सीड चाहिए। जी उसमें हमारा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में रिकमेंडेड है, जी वो चीज़ें तो किसान को करना ही पड़ेगी, जी क्योंकि अदरवाइज सीड जो है वो नहीं होगा। उसमें जो रहता है सॉइल टेस्टिंग रहती है, जी फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन रहता है जी या स्प्रे रहता है, सीड टाइम टाइम पे इरिगेशन देना पड़ती है, वो जी ये बीडी साइड का अप्लाई करता है। ये सारी प्रैक्टिस करना करना जो है बहुत ही ज़रूरी है। जी अदरवाइज सीड क्वालिटी का नहीं होगा, वो सीड जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। जी। तो सर जैसे बीज अब बन चुके हैं या तैयार हो गया है किसी फील्ड में, तो जब आप सर्टिफिकेशन बात करते हैं तो वो किसी पैमाने पे किया जाता है, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स चाहिए जो पहले से ही डेवलप किए हो। तो जो सीड के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस किस तरह के हैं, या उसमें क्या क्या मेन जो विशेषताएं देखी जाती है फिर बीज में जब वो तैयार हो गया है फील्ड पे? जी, ये जो बीज जो है, बीज के स्टैंडर्ड से बीज जो है तैयार हो गया, जी तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम जो प्रोसेस की बात कर रहे थे, हम प्रक्रिया चली है, जी जैसे हमने देख लिया हार्वेस्टिंग के लिए जो जी तैयार हो गया, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले जो बीज है, जहाँ हार्वेस्टिंग की जाती है, उसको जी काटा जाता है। कटाई उसकी बिल्कुल अलग से होना चाहिए, और उसको कोई दूसरी क्रॉप के साथ मिक्सर नहीं होना चाहिए। जी उसके बाद जो घाई करते हैं वो जैसे जी वो भी अलग से रहेंगे। और जब वहाँ से हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, प्लांट होता है, जी क्योंकि बीज को जो है वो हर जगह में हम जो है वो पैकिंग या उसको मार्केटिंग में नहीं देते, वो एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जी वो उनका हमने लाइसेंस दिए होते हैं सीड प्रोसेसिंग यूनिट में। वहाँ तक जो है वो ढंग से, प्रॉपर ढंग से वो जो फार्मर उसको लेके जाएगा। जी उसके बाद जो है जैसे ही वहाँ वो उसको बीज को ले जाता है, जी उसके बाद हम जो सीड की जो है जो अगली प्रोसेस रहती है हमारी, वो रहती है सीड की प्रोसेसिंग, जिसको मैं बात कर रहा हूँ कि सीड वहाँ पहुँच गया। जी। अब उसके तो बाद जी सर, जैसे हम इसी की बात कर रहे थे प्रोसेसिंग की, तो इसमें बीज का जो प्रोसेसिंग है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरह से किया जाता है, और उसमें जो पैकेजिंग अगर हमें करनी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो सीड जो है वो बेचना है मार्केट में, इसलिए हम बीज बना रहे हैं, तो उसके लिए सर कैसे रहेगा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का, उसी पे हम आ रहे थे। जी क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी बात करें हम, जी जहाँ पे हमारा जो सीड जो है पैकिंग होगा, जी पैकिंग होने से पहले ही जो ग्रेडिंग होता है, जी जिसका हम कहते हैं, उस सीड की सफाई करेंगे, जी उसकी सुखाएंगे, जी मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट करेंगे, ग्रेडिंग होगी उसकी। जी तो जब ये चीज़ें उस प्रोसेसिंग यूनिट में होती है, जी सफाई कर ली, जी फिर उसके बाद उसके जैसे उसका मॉइस्चर कंटेंट देख लिया जी कितना है, जो मिनिमम है, उसके बाद उसकी जो ग्रेडिंग होगी साइज वाइज, क्योंकि वो हमारे ग्रेडर्स होते हैं, मशीनरी है, मशीनों में वो ग्रेड किया जाता है सीड जी को अलग अलग उस सीव्स के द्वारा की साइज के हिसाब से। जी उसके बाद हम जब ये चीज़ें हो जाती है, तो उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप रहता है कि जी उसके जो सैंपल लिया जाता है, जी जिसकी हम बात करें, सैंपल लेंगे हम, क्योंकि क्या वो सीड है, उसके बाद हम सीड को सैंपल एनालिसिस करेंगे। जी उस सीड को हम जो है वो एनालिसिस के लिए लैब में भेजते हैं। जी तो उसमें हमारा रहता है कि जो हमारा लॉट है, जी जहाँ हमने सीड को ग्रेडिंग की है, वहाँ से हम सैंपल लेके जी लेबोरेटरी में हमारी जो बीज जो है टेस्टिंग, सी टेस्टिंग लैब्स हैं, नोटिफाइड जो रहती है हमारी डिपार्टमेंट की अपनी जो हम भी है, जी उसमें हम उस सीड को भेजते हैं। जी और वहाँ जो एनालिसिस है उसमें करते हैं क्या हम, कि हम ये चीज़ें देखते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि क्या फिजिकली जो है वो प्योर है सीड की नहीं जी है, और दूसरा जर्मिनेशन का करते हैं, तीसरा मॉइस्चर का। तो जर्मिनेशन में पहला हमारा फिजिकल प्योरिटी में हम जाते हैं सबसे पहले, जी उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि हमने कोई बीज लिया, जी सैंपल भेजा, जी हम जनरली जो है 1 किलो का सैंपल लेते हैं, उसको जी फिर छोटा छोटा करके शॉर्ट वर्किंग सैंपल में 150-200 ग्राम लैब के हिसाब से हम भेजते हैं। जी उसमें सबसे पहले उसको फिजिकली देखा जाता है। जी फिजिकली देखने का मतलब है कि उस बीज का जो है, क्या वो बीज कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, जी कहीं बीमारी तो नहीं लगी उसमें, जी और उसको जो है बीज को सैंपल के उसमें जो लैब में है
उसको सीड को अलग अलग से दाने जैसे उसको अलग कर देते हैं उसमें जी कि कितने जो खराब हैं, जो कितने स्वस्थ हैं। जी जब वो स्वस्थ दाने हैं, क्योंकि ग्रेडिंग तो पहले ही होगी, साइज तो यूनिफॉर्म जी ही है उसका, जी तो उसको अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद बाई वेट वजन के हिसाब से उसकी फिजिकल प्योरिटी जो है वो कराई टेस्ट की जाती जाती है। जी उसमें जैसे फाउंडेशन सीड की बात कर रहे हैं हम, तो फाउंडेशन सीड के लिए हमारी जो फिजिकल प्योरिटी है वो 99% होना चाहिए जी 99% ना ना जी बाई वेट के हिसाब से। जी अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात कर रहे हैं तो 98% जो है वो हमारी होना चाहिए। अदरवाइज उससे कम होगा तो वो सीड जो है वो सीड के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। जी उसके बाद अगर वो वहाँ से पास हो जाता है फिजिकली प्योरिटी, जब हमारी 98 है 99 जो हम बात कर रहे जी हैं फाउंडेशन और सर्टिफाइड की, अगर वो हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट वहाँ होता है वो जर्मिनेशन टेस्ट होता है। जी उसके जर्मिनेशन में, अंकुरण का जो टेस्ट हाँ जी जी हाँ, लैब में ही जी होगा वो, वहाँ क्योंकि सैंपल हमने भेज दिया होता जी है। जर्मिनेशन में हम जो है वो सीड का नंबर ऑफ सीड्स का काउंट से करते हैं। जी सपोज कि हमने 100 सीड जो है वो जर्मिनेशन को डाला हुआ, जी और जो उसमें से कितना सीड जो है जर्मिनेट हो गया, जी जितना सीड होगा तो हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हम मिनिमम इंडियन सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं जी जो उनको जो हम फॉलो करना पड़ता है, उसके जी। तभी हम सर्टिफिकेशन का देते हैं। जी तो उसमें हम जर्मिनेशन की जो बात करते हैं कि कितना सीड हुआ, जिससे हम बात करें पैडी की जो मेन जो हमारी रहती है चावल जिन्हें हम चावल धान जो है, धान तो जी उसमें हमारा जो 80% जो है वो जर्मिनेटेड होना चाहिए। अगर उससे कम जी। सीड निकलता है तो वो सीड पर्पज में नहीं, इसी लाइन में नहीं आता, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जी। क्यों हम उसको सर्टिफाइड नहीं। वैसे ही हमारा गेहूं की बात करें तो ये 85% या उससे एबव जो है वो जर्मिनेशन होना चाहिए। जी अगर हम मक्की की बात करें वो 90% से एबव होना चाहिए। जी तो इतने परसेंट अगर जर्मिनेशन हो जाती है उस सीड की, तो हम जो है उसको सीड की सर्टिफिकेशन के लिए हमारा जो अगला स्टेप वो हो गया। जी। उसके बाद हम मॉइस्चर कंटेंट की भी बात करते हैं कि अगर ठीक है सीड जर्मिनेट हो गया, फिजिकली वो प्योर है, जी तो हम उसके बाद देखते हैं कि मॉइस्चर जो है उसको स्टोर भी करना है, जी कहीं मॉइस्चर ज़्यादा होगा या कम ना होना चाहिए। जी तो हमारा ये रहता है कि जैसे पैडी की बात करें, हम धान की बात करें, तो इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन, हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड जी। है उसमें 12% से जो मॉइस्चर तक जो है वो उसमें होना चाहिए, जी। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना जी चाहिए। और वैसे ही हमारा जो है वो गेहूँ है जी और ये हमारी मक्की है, इसमें 13% का मॉइस्चर होना चाहिए। जी इससे होता क्या है कि हमारा जो एम्ब्रियो रहता है जी। सीड के अंदर, वो जो है वो वाइबिलिटी के लिए उसको मॉइस्चर जरूरी है। जी तो ये चीज़ें जब हो जाती है, डिजीज़ का हम एक तो फील्ड कंडीशन में देख लेते हैं, जी और उसमें अगर ज़्यादा डिजीज़ आई है, बीमारी आ गई है, तो ऑटोमेटिकली वहीं से रिजेक्ट हो जाता है सीड, जी कि वो सीड लाइन हम सर्टिफिकेशन में नहीं लेते। जी और अगर कोई स्पेसिफिक हमने टेस्ट करना है जी। तो हम उसको भी स्पेसिफिक सीड की डिजीज़ का, उसमें भी हमारा परसेंटेज रहती है कि कितने परसेंट जो है वो 0.05 टू लेकर 0.1% तक जो है इसमें जी। हम लॉ करते हैं। जी। जब ये सारे प्रक्रिया एनालिसिस में जब हमें ये रिपोर्ट आ जाती है जी और फील्ड में हमने पहले ही देख लिया है, निरीक्षण किया है, जी। उसमें हमने जी। सेटिस्फाइड है कि नहीं ये, लेकिन हमने अब लैब से जो सीड है वो भी हमें अगर ये आ जाता है जी कि ये जो है वो मतलब हमारे जो फिट है, जी। उसके बाद हम उसको सर्टिफिकेशन के लिए जी रिकमेंड करते हैं कि अब इसको जो हमने सीलिंग टैगिंग करनी है, तो वो जी। कैसे क्या करना है उसमें। जी। तो जैसे अब सर हमने प्रमाणीकरण पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अब आपने सारा टेस्टिंग कर ली है, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट सर आप जारी करते हैं वो कितने समय तक उसकी जो वैधता है वो कितनी रहती है? बीजों अलग अलग फसलों के लिए अलग ही रहती होगी? अलग अलग नहीं, इसके हमारा जो है जनरली हम एक ही रहते हैं। जी। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा जब ये आ जाता है तो हम इसको लेबलिंग और टैग सीलिंग करेंगे जी सीड को, उसके हिसाब से एक मिनिमम है 5 जी। किलो की, 10 किलो की, जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जी। सीलिंग में जो टैगिंग उसमें करेंगे तो हम टैग प्रोवाइड करते हैं। जी। जैसे हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन सीड है क्योंकि ब्रीडर से है तो वो सफ़ेद रंग का होगा। जी अगर जो है अगर हम बात कर रहे हैं सर्टिफाइड है तो नीले रंग का टैग दिया जाएगा। जी। उसके बाद हम सील लगाएंगे, सील कर देंगे और उसको बंद कर देंगे। जी और जब ये सील्ड हो गया तो सर्टिफाइड
सर्टिफिकेट मिलेगा जी। और उसकी वैलिडिटी जो है 9 महीने तक होती है। जी। तो तो 9 क्या महीने तक सर उस वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं? हम जो है इसको वैलिडिटी को, क्योंकि 9 महीने की हमने दे दी है, कि नेक्स्ट ईयर मान लो वो सीड बिका नहीं मार्केट में, क्योंकि वो सीड एक्ट में आ जाता है, फिर वो कहीं भी सेल हो सकता है थ्रू आउट इंडिया में। जी। अगर वो 9 महीने तक नहीं बिका तो नेक्स्ट ईयर में किसान चाहे जो हमारा, तो वो उसको रीवैलिडेट कर सकता है। जी। तो उसको हम फिर दोबारा टेस्टिंग सीड एनालिसिस कराते हैं, वही जो जर्मिनेशन टेस्ट, वही जो मैंने बताया आपको, जी। उसको करा के फिर हम 6 महीने उसको और एक्सटेंड कर देते हैं। जी। और अगर ये सारे जितने हमारे रहते हैं क्राइटेरिया फिल नहीं होते हैं, जी। तो हम सीड को डाउनग्रेड भी कर देते हैं। अगर मान लो फाउंडेशन का क्राइटेरिया हमारा पूरा नहीं होता, हम उसको, ठीक है, हमें लगता है कि फील्ड में तो ठीक था, लेकिन सीड्स जब हम एनालिसिस करते हैं उसमें नहीं आया, तो उसको हम सर्टिफाइड उसमें ले जाते हैं। जी। और अगर हमें कहीं गलती से किसी ने, हमने उसको सर्टिफाइड किया है और जो हमारा किसान है उसने उसमें कहीं हेराफेरी में पाया गया, तो हम उसका प्रमाण जो है, जो प्रमाणीकरण जो है वो निरस्त भी कर सकते हैं। जी। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बीज प्रमाणीकरण पर, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में। और इससे पहले हम क्लोज़ करें, उससे पहले हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे कि कृषि संबंधित जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय किसान हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जो है 1800-180-1551। तो मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।